Hello students, welcome to KN Study Point. I am Preeti ma'am and this is a special class for TGT English. चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग चल रहे थे इंग्लिश लिटरेचर में टर्म्स फॉर्म्स एंड मूवमेंट की एक सीरीज को लेकर चल रहे थे। उस सीरीज में लगभग वर्ड्स हो चुके थे और उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं नंबर 134। तो इसके पहले हमने 133 वर्ड्स पढ़े थे जो कि टर्म्स और फॉर्म्स और मूवमेंट से लिए गए थे। ठीक है, तो चलिए आज की ये लास्ट सीरीज है, इसके बाद सीधे क्वेश्चन सीरीज पे आएंगे। तो इस लास्ट सीरीज को आई होप कि आप बहुत मन से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करती हूँ। नंबर 1, रोमांटिसिज्म। इट इज ए स्टाइल एंड मूवमेंट इन आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर इन 18th एंड 19th सेंचुरी। 18th और 19th सेंचुरी में ये एक मूवमेंट की तरह आया, एक स्टाइल की तरह आया आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर में। क्या होता था इसमें? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमेजिनेशंस एंड अ रिटर्न टू नेचर वर मोर इम्पोर्टेंट देन रीजन, ऑर्डर एंड इंटेलेक्चुअल आइडियाज। दो चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो गई हैं। देखिए, एक तरफ होता है इंटेलेक्चुअल आइडियाज, ठीक है, ये आपकी बौद्धिक चीजें होती हैं, और दूसरी तरफ होता है इमेजिनेशन। तो जो इमेजिनेशन है आपका, ये आपका भाव प्रधान है। इमेजिनेशन में फीलिंग होती है, इंटेलेक्चुअल में माइंड होता है। ठीक है, यहाँ फैक्ट होता है, यहाँ पे रीजन होते हैं, और इमेजिनेशन में रीजन नहीं होता है। तो याद रखेंगे, जो इमेजिनेशन है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तो इमेजिनेशन है, दूसरा रिटर्न टू नेचर है, और तीसरी ये चीज है कि रोमांटिसिज्म में रीजन नहीं होता है, ऑर्डर नहीं होता है, या कोई इंटेलेक्चुअल आइडियाज नहीं होते हैं, या होते हैं तो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते। रोमांटिसिज्म में जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? भावात्मक होती है। यहाँ पे रीजन यानी तर्क का कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट है द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री। अब इसकी चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सब्जेक्टिविटी इन लिटरेचर है, ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी, अलाइव टू वंडर, मिस्ट्री एंड ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स, लव ऑफ नेचर। ठीक है, इंग्लिश रोमांटिसिज्म एक रिवोल्ट की तरह आया, एक रिवाइवल की तरह आया। किसकी तरह रिवोल्ट था जो 18th सेंचुरी के ट्रेडिशंस थे, कन्वेंशंस थे, पुरानी रूढ़ियां थी, उनके लिए एक रिवोल्ट के रूप में आया। और रिवाइवल किसके रूप में आया? ओल्ड इंग्लिश मीटर्स एंड ओल्ड इंग्लिश मास्टर्स ऑफ पोइट्री। जो पहले इंग्लिश मास्टर्स ऑफ पोइट्री थे, उनको फिर से ये आया गया कि फिर से वही दौर वापस आए। रिटोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड इन ऑर्डर टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं पूछा गया, बट टू अचीव अ ग्रेटर एक्सप्रेसिव फोर्स देन अ डायरेक्ट असर्शन, बल्कि एक फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, इन डायरेक्ट असर्शन। मस्कुलाइन राइम क्या होती है भाई? मस्कुलाइन बोलते हैं जो राइम अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स को लेकर चलती है, जिसमें अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं। और ये फेमिनाइन में यहाँ पे भी अनस्ट्रेस्ड लिख दिया, इसको बेटा स्ट्रेस कर लीजिएगा। सार्कज्म क्या होता है? सार्कज्म इट इज अ वे ऑफ यूजिंग वर्ड्स दैट आर द अपोजिट ऑफ व्हाट यू मीन इन ऑर्डर टू बी अनप्लेजेंट टू सब्जेक्ट और टू मेक फन ऑफ देम। ये एक प्रकार का व्यंग होता है। ये एक प्रकार की कॉमेडी होती है, व्यंग होता है। 7 डेडली सिंस क्या है? 7 ऐसे बड़े पाप हैं। इन मिडवल एंड लेटर क्रिश्चियन थियोलॉजी में these sins were usually identified as कौन से? प्राइड, covetousness, anger, lust, envy, gluttony and sloth. Satire, it's a mode of writing in which social affection and vice are ridiculed. ये एक ऐसा राइटिंग है जिसमें जो सोशल अफेक्शन है या जो वाइस है उसको रिडिक्यूल किया जा सकता है। द सटारिस्ट मॉक इरेंट इंडिविजुअल्स एंड द फॉली ऑफ सोसाइटी, द पर्पस बीइंग टू करेक्ट कंडक्ट। तो इसमें जो सटारिस्ट है, जो व्यंग्यकार है, उसने इन चीजों पर अपना व्यंग बोला है, ये लिखा है। लेट 17th सेंचुरी एंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी वाज द गोल्डन एज ऑफ सटारिस्ट, यानी कि 17th सेंचुरी का लास्ट और 18th सेंचुरी का जो हाफ है, यानी शुरुआत का, वॉज द गोल्डन एज ऑफ सटायर इन इंग्लिश।
शॉर्ट स्टोरी, इट इज अ ब्रीफ वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन. एडगर एलन इज कॉल्ड द ओरिजिनेटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी. ये नाम आप लर्न कर लेंगे. एक ब्रीफ वर्क होता है प्रोज में, प्रोज फिक्शन होता है, और एडगर एलन इज कॉल्ड द ओरिजिनेटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी. ठीक है. इट इज अ नैरेटिव. ये एक नैरेटिव है विच कैन बी रीड एट वन सिटिंग ऑफ हाफ एन आवर to 2 hours and is limited to a certain unique or single effect. शॉर्ट स्टोरी को वन सिटिंग में ही पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसमें सर्टेन यूनिक और सर्टेन और सिंगल इफेक्ट होता है. सोनेट. Sonnet that is 14 lines each containing 10 syllables and fixed pattern of rhyme scheme. There are two basic types. Sonnet में 14 lines की पोएम होती है और 10 syllables होते हैं. ठीक है. 10 syllable होंगे तो ये आपका 10 syllables हो गए, और इसके बाद हो गया आपका फिक्स्ड पैटर्न ऑफ राइम स्कीम. और दो बेसिक टाइप हो गए. एक हो गया आपका इटालियन सोनेट जिसको पेट्रार्कन भी बोलते हैं. ठीक है. तो इटालियन जो सोनेट है आपका, इसमें आपका एक ओक्टेव होगा यानी 8 लाइन का, और एक सेस्टेट होगा 6 लाइन का. लाइन की जो राइम्स बनेगी वो ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई. ठीक है. अगर आपको ये राइम स्कीम में कुछ भी समझ में नहीं आता है तभी आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं और एक्सप्लेन करूंगी. पेट्रार्कन सोनेट यूज्ड बाय मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, रोसेटी. रोसेटी को तो हमें नहीं पढ़ना है, बट मिल्टन और वर्ड्सवर्थ को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है. इंग्लिश सोनेट दूसरा हो गया आपका जिसको शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं. इसमें 3 क्वार्टिन और 1 कपलेट होता है. क्वार्टिन मतलब 4 लाइन, कपलेट का मतलब 2 लाइन, और राइम है ए बी सी डी ई एफ जी जी. इंग्लिश सोनेट यूज्ड बाय स्पेंसर, सिडनी एंड शेक्सपियर. स्पेंसरियन सोनेट क्या? इट इज मेड अप ऑफ 3 क्वार्टिन एंड अ कपलेट बट राइम्स. ए बी सी डी ई. ये स्पेंसरियन सोनेट का राइम स्कीम है. सोलिलोक्वी. सोलिलोक्वी एक ऐसी स्पीच होती है किसी भी एक्ट में जिसमें कैरेक्टर अकेले कोई स्टेटमेंट देता है, बोलता है, या अपने विचारों को ही थिंकिंग अलाउड करता है, यानी जोर से सोचता है. स्टैंजा. इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइन्स इन अ पोएम separated by a space in the printed text are called stanza. किसी भी जो पोएम में वर्ड्स लाइन्स होती हैं जिनकी ग्रुपिंग होती है स्पेस से, प्रिंटेड टेक्स्ट से, उन्हें स्टैंजा बोलते हैं. राइमा रॉयल याद रखेंगे, इंट्रोड्यूस्ड बाय चाउसर इन ट्रायलस एंड क्रिसिडी. ये नाम बहुत पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा लिखी गई थी. ट्रायलस एंड क्रिसिडी चाउसर के द्वारा. और रीमा रॉयल किसने इंट्रोड्यूस किया? चाउसर ने किया. इसकी राइम है ए बी सी ई. 7 लाइन स्टैंजा होती हैं, एम्बिक पेंटामीटर होता है. अब ओटावा रीमा रॉयल में क्या था? 7 लाइन्स स्टैंजा. ओटावा राइमा इट हैज 8 लाइन्स राइमिंग ए बी सी सी. स्पेंसेरियन स्टैंजा, इसको भी हमने पढ़ा था. इट हैज 9 लाइन्स. 9 लाइन्स होती हैं. इंपॉर्टेंट ये बात है इसकी. इट हैज 9 लाइन्स इन विच द फर्स्ट 8 लाइन्स आर एम्बिक पेंटामीटर. पहली जो 7 आपकी 9 लाइनें होती है, इनमें से पहली 8 एम्बिक पेंटामीटर होती है और लास्ट की एम्बिक हेक्सामीटर होती है. हेक्सामीटर. राइमिंग ए बी सी सी. Synesthesia. It signifies the experience of 2 or more kinds of sensation when only one sense is being stimulated. ठीक है. नेक्स्ट है stream of consciousness as a phrase was used to describe the unbroken flow of perception. जब व्यक्ति के माइंड में लगातार विचारों का एक प्रवाह चलता है, यानी विचार रुकते ही नहीं है, बस मन में विचार आते ही जा रहे हैं, एक अनब्रोकन फ्लो बन जाता है.
किस क्या चीजें आती है इसमें? परसेप्शंस, थॉट, हमारी फीलिंग जो इन द वेकिंग माइंड, जो जगते हुए दिमाग में आती है। द फ्रेज वॉज यूज बाय विलियम जेम्स इन हिज प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये फ्रेज किसने यूज किया था? विलियम जेम्स ने किया था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में। 1890 and flourished by Virginia Woolf. Surrealism, it is a 20th century style and movement in art and literature. ये 20वीं शताब्दी का स्टाइल और मूवमेंट है आर्ट एंड लिटरेचर में, विच इमेजेस एंड इवेंट्स दैट आर नो कनेक्टेड, जो कहीं से कनेक्ट नहीं होती, जुड़ी नहीं होती, एंड आर पुट टुगेदर एंड इम्पॉसिबल वे लाइक अ ड्रीम टू ट्राई टू एक्सप्रेस व्हाट इज हैपनिंग डीप इन द माइंड। जो चीज पॉसिबल नहीं होती है, मालूम नहीं होता है कि ऐसा होगा, इसमें वैसा ही हो जाता है। ठीक है, दैट्स सरेलिज्म। ट्रेजिक फ्लॉ, अ फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ अ ट्रेजेडी। जब जो आपका प्रोटोगोनिस्ट होता है, प्रोटोगोनिस्ट क्या होता है? मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो प्रोटोगोनिस्ट के कैरेक्टर में जब कोई फ्लॉ आता है, जब कोई कमी आती है, कुछ निगेटिविटी आती है, तो उसको बोलते हैं एरर इन जजमेंट ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, एरर इन जजमेंट ऑफ कैरेक्टर, ये फ्लॉ है। सिंबोलिज्म एक मूवमेंट था लेट 19th सेंचुरी का इन फ्रेंच आर्ट एंड लिटरेचर, डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बॉडेलियर। Symbolism is the practice of representing things by symbol or of investing things with symbolic meaning or character. ये भी एक मूवमेंट है लेट 19th सेंचुरी का, फ्रेंच आर्ट एंड लिटरेचर, डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बॉडले। Symbolism is the practice of representing things by symbol or of investing things with symbolic meaning or character. Touchstone, the word was introduced by Matthew Arnold, The Study of Poverty, 1880, and proposed this method of evolution as a corrective for what he called the fallacious estimates of poems according to their historic importance in the development of literature. इसमें इंपॉर्टेंट है कि इस वर्ड को किसने इंट्रोड्यूस कराया था? टचस्टोन, मैथ्यू आर्नोल्ड ने। ठीक है, और किसमें? द स्टडी ऑफ पोएट्री 1880 में। सैटेनिक स्कूल क्या था? द सैटेनिक स्कूल वाज द नेम अप्लाइड बाय रॉबर्ट साउथी। Robert Southey to a class of writers headed by Baron Shelley because their productions were characterized by a satanic spirit of pride. ठीक है, सैटेनिक सैटन से रिलेटेड हुआ है, तो सैटेनिक स्कूल जो था वॉज अ नेम अप्लाइड बाय रॉबर्ट साउथी। तो रॉबर्ट साउथी, जब सैटेनिक स्कूल आएगा तो किसकी बात आएगी? रॉबर्ट साउथी की बात आएगी। विक्टोरियन कंप्रोमाइज क्या था? दिस कंप्रोमाइज कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस, पॉलिटिकल फील्ड एंड द फीलिंग ऑफ सेक्स। विक्टोरियन कंप्रोमाइज था, ध्यान से पढ़ेंगे। ये कंप्रोमाइज किस किस के बीच में था? एक एग्रीमेंट हुआ था रिलीजन एंड साइंस, पॉलिटिकल फील्ड एंड इन द फील्ड ऑफ सेक्स। जिग्मा क्या था? इट इज द यूज ऑफ अ वर्ड विच मस्ट बी अंडरस्टूड इन टू डिफरेंट वेज एट द सेम टाइम इन ऑर्डर टू मेक सेंस। यानी कि किसी वर्ड का ऐसा उपयोग है जिसे विच मस्ट बी अंडरस्टूड इन टू डिफरेंट वेज, जिसके दो मीनिंग निकल रहे हों एट द सेम टाइम इन ऑर्डर टू मेक सेंस। नाउ इट इज टाइम ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म यूज्ड फॉर शॉर्ट परफॉर्मेंस आफ्टर फार्सियल यूजली सैंडविच्ड बिटवीन द एक्ट्स ऑफ अ लॉन्ग प्ले इज कॉल्ड। यानी कि एक जो लॉन्ग प्ले आता है उनके बीच में जो एक्ट्स होते हैं वो कट कर दिए जाते हैं या सैंडविच हो जाते हैं, उस टर्म को क्या बोलते हैं? उस टर्म को बोलते हैं इंटरल्यूड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु यूज द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी? ये तो अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जॉन कीट्स है, ऑप्शन नंबर बी। ओमिशन ऑफ साउंड बिटवीन टू वर्ड्स इज नोन एज। अगर दो वर्ड्स के बीच में साउंड ओमिट हो जाए, खत्म हो जाए, गायब हो जाए,
तो उसे क्या बोलेंगे? साउंड को अगर खत्म कर दिया जाए उसे बोलेंगे इलिसियन, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, एलिसियन। दिस टर्म प्रॉब्लम प्ले वॉज क्वाइंड बाई, ये जो टर्म है प्रॉब्लम प्ले, ये किसके द्वारा ये क्वाइंड किया गया था? द टर्म प्रॉब्लम प्ले, सिडनी ग्रंडी सबसे पहले नाम आया था। ठीक है, और यहाँ पे सबसे लास्ट में इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, a problem play is the presentation of the conflict between man's will and his environment. पुरुष, एक प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम प्ले एक ऐसा प्रेजेंटेशन होता है कन्फ्लिक्ट का बिटवीन मैंस विल एंड हिज एनवायरनमेंट, यानी मैन कुछ और सोच रहा है, उसके एनवायरनमेंट में कुछ और हो रहा है। तो अगर ऐसा कन्फ्लिक्ट आएगा किसी भी प्ले में, तो दैट प्ले मस्ट बी कॉल्ड अ प्रॉब्लम प्ले। ओके, तो यहाँ पे सही आंसर क्या आया भाई? कौन थे? यहाँ पे हो गए आपके प्रॉब्लम प्ले इज अ प्रेजेंटेशन। हाँ, हु रोट, अच्छा किसने ये चीज बोली थी कि ये मैन की विल और उनके इन्वायरमेंट के बीच में एक प्रेजेंटेशन है प्रॉब्लम प्ले? तो ये स्टेटमेंट किसकी तरह कहा गया था? G.B. शाह, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आपके पास 5 क्वेश्चंस हो गए, मैंने पूरी पीपीटी को अच्छी तरह से समझा दिया है। और आज से ये आपके जितने भी आपके पॉइंट्स थे, ये सारे टर्म्स फॉर्म्स एंड मूवमेंट के मैंने आज से कंप्लीट किए हैं। अब आपको जो नेक्स्ट क्लास मिलेगी इसके बाद, वो एक क्वेश्चंस की सीरीज होगी बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, तो ये टॉपिक मैंने आपको पहले ही बता दिया है, टर्म्स फॉर्म्स एंड मूवमेंट का ही अगला टॉपिक होगा क्वेश्चंस के लिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।